एक बार फिर से स्वागत है। आज की चुनावी यात्रा में हम मुकुंदपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब सिंह राठौर जी। गुलाब सिंह राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हल्ला बोल में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आपसे हमारे पास आके बातचीत करने का अवसर दिया, बहुत बहुत आभार। गुलाब जी, आजकल जो है आम आदमी पार्टी जो है अपने प्रचार अभियान के दौरान रेवड़ियों पे चर्चा कर रही है। पहली रेवड़ी की अगर करें हम, तो अरविंद केजरीवाल जी का दावा है कि दिल्ली में सभी लोगों को फ्री बिजली मिल रही है। आपका क्या कहना है इस पे? क्या प्रतिक्रिया? आपके विधानसभा में कितने लोगों को फ्री बिजली मिलती है? सबसे पहले रेवड़ी बांटने का विषय, तो जिसके पास कुछ बचा ही नहीं होगा तो केवल रेवड़ी ही बांटेगा। और हमने पता चला कि इन्होंने 6 रेवड़ियों के एक पैकेट बना करके जनता के बीच बांटते फिर रहे हैं। तो आखिर ये रेवड़ी बांटने की जरूरत पड़े? उन्होंने खुद ही मान लिया है कि जो भी योजनाओं पे वो बात करते हैं वो रेवड़ी के समान है, यानी उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, एक चुनावी षड्यंत्र के तहत करते हैं। दूसरा, जब वो कह रहे बिजली फ्री दे रहे, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कितने लोग बिजली का फ्री ले रहे हैं। और कुछ लोगों को तंत्र चुनते हैं जो आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता होते हैं या वो लोग होते हैं कि जो दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और उन लोगों का कुछ परसेंट बिजली का बिल, अगर वो कभी कभार वो भी चुनावी षड्यंत्र पे आकर के अगर मुफ्त आता है, क्योंकि उनका बिल ही नहीं होता है, घर पे होते नहीं है, तो उनका 100 हुआ, 50 हुआ, यूनिट हुआ तो दे देते। बाकी मोस्टली सबको बिजली का बिल देना पड़ रहा है, क्योंकि उससे कई गुना ज्यादा अगर वो 20-22% लोगों को, 28% लोगों को अगर बिजली मुफ्त का कुछ कभी बदल बदल के देते हैं, कभी इस बार उसका फ्री का आ गया तो कभी दूसरे का आ गया, अगली बार उससे पूरा चार्ज कर लेते हैं, तो ऐसे ही जो अन्य 75% लोग हैं उनसे 3 गुना ज्यादा बिजली का बिल वसूला जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि आप 18-20% लोगों को वो संतुष्ट करते हैं और बाकी सबसे साथ लूट रहे हैं। आप पिछला बिल उठा के देखें 10 साल पहले का और इस समय के देखेंगे, तो उस समय कभी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की पेंशन का या रिटायरमेंट या उनका मेडिकल सुविधाओं का पैसा जनता से नहीं लिया जाता था, उसमें बिल में लग करके आ रहा है। फिक्स चार्जेज इतने बढ़ा दिए गए हैं कि लोग आज के टाइम जितना बिजली का बिल आता है उससे 3 गुना ज्यादा उन्हें अतिरिक्त जमा करना पड़ता है। तो ये उनका रेवड़ी जो है ना, एक तरह से अब जनता के बीच खुल चुका है और इस बात को कोई स्वीकारने को तैयार नहीं। अब जी, एक और रेवड़ी है जिसके लिए विदेशों तक हल्ला मचाया गया था कि दिल्ली के अस्पताल बहुत बढ़िया हो गए हैं, मोहल्ला क्लिनिकों का ढिंढोरा पीटा गया। और आज भी चुनावी यात्राओं में जो है अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने दिल्ली के अस्पताल बढ़िया कर दिया, अस्पतालों में इलाज मुफ्त कर दिया, अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त कर दी, अस्पताल में हर तरह के जांच मुफ्त कर दिए, इसलिए प्रधानमंत्री आयुष योजना को दिल्ली में लागू करने की जरूरत नहीं है, जबकि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। आपकी क्या प्रतिक्रिया है दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पर? खास करके चाहूंगा कि बुराड़ी विधानसभा के बारे में बताएं कि बुराड़ी में क्या स्थिति है स्वास्थ्य सुविधाओं की। बुराड़ी हो या दिल्ली हो, जहां भी मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं वहां पर देखने बात है, कहीं पर गधे सो रहे हैं, कहीं पर कुत्ते पड़े हुए हैं, कहीं पर स्मैकिया और स्मैक पी रहे हैं वहां पर बैठे। हॉस्पिटलों में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कंपाउंडर नहीं है, कोई अटेंडेंट नहीं है, ताले पड़े होते हैं, कचड़े का ढेर वहां पर लगा हुआ है। और साथ ही एक जो इन्होंने कहा मुफ्त चेकअप किए हुए हैं, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें किया है कि एवरेज मोहल्ला क्लिनिकों में जो अटेंडेंस देखेंगे तो इन्होंने 250-300 लोगों को वहां पर दिखाया कि रोज हम वहां पर 500-500 लोगों का चेकअप कर। आप एवरेज करिए कि आखिर डॉक्टर कितने घंटे बैठता है वहां पर, तो एवरेज आएगा कि पर 30 सेकंड पे एक व्यक्ति का उसमें नाम चढ़ा हुआ है। 30 सेकंड में जिसको आप किस पेशेंट को आप बुला सकते हैं अपने पास, कितनी देर उसको कितने सेकंड में देखते हैं और कितने सेकंड में पर्चा लिखते हैं, कितने सेकंड में नाम लिखते हैं, मुझे लग रहा है इससे बड़ा उनका भ्रष्टाचारी चेहरा और कोई नहीं हो सकता। और होता क्या है कि इन्होंने अपने लैब सेट किए हुए हैं, तो उन लोगों को वहां पर भेजते हैं, उस लैब को उतना पैसा सरकार का खजाने से पैसे लुटाया जा रहा है। और मुश्किल से कुछ मोहल्ला क्लिनिक जो चल रहे हैं उनमें 10-20 लोग अगर पेशेंट आते तो उनकी जगह 4-4, 300 लोग। आप देखेंगे एक साथ एक लिस्ट पीछे जारी हुई थी, कम से कम 100 लोगों का, 30-30, 40-40 लोगों का एक ही फोन नंबर आ रहा है। एक ही फोन नंबर से इतने पेशेंट कितने परिवार में एक व्यक्ति के होंगे, एक ही फोन नंबर से सारे इलाज कराने हैं। और लेकिन लैब के माध्यम से एक बहुत बड़ा घोटाला इन्होंने किया है और जिसका पर्दाफाश भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इनका विश्व स्तरीय था तो फिर ये बताइए स्वास्थ्य मंत्री जेल क्यों गए? उन्होंने ऐसा क्या घोटाला किया? जरूर कुछ न कुछ घोटाला किया और बड़ा घोटाला किया, जिसकी वजह से लंबे समय जेल रहना पड़ा उनको। और साथ ही बुराड़ी में जाइए, यहाँ पर हॉस्पिटल है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनके नेतृत्व में वहां पर ये हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया था, बनाया गया था। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में वहां पर
ना तो वहां पर कोई स्टाफ है पर्याप्त, ना वहाँ एचओडी है, ना कोई लैब टेस्टिंग है, वहां तक डिलीवरी तक होने के लिए यहाँ पर कोई संसाधन नहीं है। तो उनका एक जो कहना है, कथनी और करने में बहुत फर्क है। और झूठ को लेकर के उन्होंने सरकार बनाई थी, लोगों इमोशनल ब्लैकमेल किया और वही हर चुनाव में आकर के करने का प्रयास करते। लेकिन अब क्या है, एक लंबा समय हो गया तो जनता बार बार झूठने सुनने की आदी नहीं रह गई है। अब वो लोग जान चुके हैं। और जब घर में भी बच्चे होते हैं, अगर बाप भी बार बार झूठ बोल करके उसको कब तक गुमराह कर सकता है। तो अब तो आज नया जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, आईटी का जमाना है, लोग सब जान गए, यूथ बिल्कुल जाग चुका है और केजरीवाल को उन्होंने अब अपने चेहरे से नकार चुका। अच्छा, बुराड़ी विधानसभा में शिक्षा की क्या स्थिति है? क्योंकि शिक्षा को लेकर भी आम आदमी पार्टी जो है दमखम से प्रचार कर रही है कि हमने दिल्ली के स्कूलों को चमका दिया, दिल्ली में पढ़ाई सबकी फ्री कर दी। एक सवाल और जानना चाहूंगा कि क्या जो सिलेबस में जो ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया है दिल्ली सरकार ने, क्या वो बच्चों के भविष्य के लिए सही है? और बुराड़ी विधानसभा में जो आपके जो क्षेत्र के निवासी हैं, आप चूंकि यहाँ से कई बार जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, तो अभी मौजूदा समय में शिक्षा की क्या स्थिति है बुराड़ी में? शिक्षा की स्थिति इसी से पता चलती है कि स्वयं शिक्षा मंत्री, बेशक विभाग कोई भी साथ लगा हो, जेल में उन्हें रहना पड़ा उनको भी, और एक गारंटी बेल के साथ वो बाहर आए। दूसरा, उन्होंने खुद सिद्ध किया है कि बुराड़ी और दिल्ली तो तमाम जगह छोड़ दीजिए, जिस विधानसभा के वो विधायक थे, जहां से वो चुने जाते थे, उन्हें भी अपने उस विधानसभा को छोड़ करके दूसरे विधानसभा में भागना पड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। लेकिन हाँ, एक काम करते थे कि सोशल मीडिया में लोगों को बहुत सारा चीजें दिखाना, ताकि लोग हर जगह जा नहीं सकते, तो इस माध्यम से देखते थे कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सारा पर्दाफाश हो रहा है। बुराड़ी के अंदर में कहूँ, इनके 3 बार से विधायक बन रहे हैं, एक भी नया स्कूल बताए जहां पर इन्होंने जमीन लेकर के, ग्राम सभा की जमीन हो, एजुकेशन की जमीन हो, उसको लेकर के कोई नया विद्यालय बनाया हो? कोई विद्यालय नहीं बनाया। बल्कि जो पहले से विद्यालय बने थे, उन्हीं में जो कमरों को रेनोवेट किया गया और उनमें उसी जमीन के अंदर जो बनाए गए, वो भी जो कमरे ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए बन सकते थे, वो 28 लाख और 32 लाख पे बनाए। तो पर कमरे के हिसाब से इन्होंने 10 से 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का घोटाला किया है, और जो करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए में जाता है। ये धीरे धीरे सारी इंक्वायरियां इनकी हो रही हैं और ये सब लोग आज तड़फड़ाए फिर रहे हैं। लेकिन एक अंतिम कोशिश वो कर रहे हैं कि मैं किसी तरह से और गुमराह करके लोगों को और जनता के बीच फिर से आ सकूं, ताकि 5 साल और लूं। आखिरी दो है बड़ी। एक तो अरविंद केजरीवाल जी का दावा है कि उन्होंने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में करवाई, और दूसरा उनका वोट मांगने का एक और वजह आता है कि वो कहते हैं कि हमने महिलाओं की बसों में जो है यात्रा फ्री कर दी। तो ये फ्री यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? ये दिल्ली के जनता के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए या बुजुर्गों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो रहा है? अगर वो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, एक घोटाले का बहुत बड़ा ये भी एक षड्यंत्र है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इनको पेंशन क्यों नहीं दे? आप उनको पेंशन दीजिए हर महीने। आप चुनाव के टाइम, चुनावी वर्ष में तीर्थ यात्रा की बात करते हो, अगर उन्हें हर महीने 2,500 रुपए मिलने लग जाए, तो साल भर में उनको 30,000 रुपए मिलेगा। वो खुद अपना 5-10 हजार रुपए लगा करके स्वाभिमान के साथ जाकर के तीर्थ यात्रा करके आएंगे जहां उनको जाना होगा। अभी क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति का पर कॉस्ट जो है ना 25 से 30 हजार रुपये डालते हैं, उनको घुमाने के बहाने से तमाम अपने कार्यकर्ताओं को घुमाते हैं और सरकार का, जनता का पैसा लूट करके बराबर कर रहे हैं। तो मेरा तो उनसे यही निवेदन रहेगा, और अब निवेदन उनसे नहीं रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार फरवरी में आप लोग बनाएंगे, ऐसा तय है लगभग, और हम मार्च महीने से पहले सेशन से ही सभी बुजुर्गों की पेंशन को खोला जाएगा और सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। और जहां तक तीर्थ यात्रा का सवाल है, अभी हम सब लोग राम मंदिर में फ्री सबको लेके गए थे, और भी जहां लोग बुजुर्ग लोग आते हैं हम सबसे संपर्क करते हैं। अगर वो सक्षम नहीं है, किसी चीज की दिक्कत है, तो हम लोग अपने पैसों से पर्सनली उनको तीर्थ यात्रा जहां उनकी इच्छा होती है, ये जरूरी नहीं कि बांध के कहा जाए कि नहीं मैं जहां भेज रहा हूं वहीं जाना है, जहां उनकी इच्छा होगी वहां भेजा जाता है और वो लोग जा रहे हैं। तो इनकी जो ये लूटने वाली योजना है, इनको जनता जान गई, उस पर अब इनको कोई भी तवज्जो देने वाला नहीं है। महिलाओं का जहां तक सवाल है डीटीसी बसों में फ्री का, मैं कह रहा हूं जो फ्री आप दे रहे हो, पहले बसें तो यहाँ पूरी कर दो। बस ही नहीं मिलती है, मैं देखता हूँ बहनें लखड़ी होती, बस वाला और 100 मीटर दूर खड़ा करता है, वो पैदल वहां भाग रही होती है, वहां गाड़ी में खड़े बैठे होने की जगह नहीं होती, सीटें सारी टूटी पड़ी हुई हैं। और जिस महिला को आप 10 रुपए टिकट की फ्री की बात कर रहे हैं, उनका पति अगर मार्शल है उन बसों में, और जिससे उनको तनख्वाह जाती थी, उस मार्शल को क्यों निकाल दिया आपने? उनको सैलरी क्यों नहीं दे रहे आप? उनको क्यों नहीं परमानेंट कर रहे हो? अगर आप उनको परमानेंट कर दे तो स्टाफ के नाते से वैसे फ्री हो जाएंगे। तो तमाम ऐसे इशू हैं जो ये कर नहीं पा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी का कहना है हम बहनों को फ्री में बस जाने का तो सुविधा रखेंगे, लेकिन 10,000 नई केंद्र सरकार से बसें ला करके दिल्ली में चलाएंगे, जिससे हर बहन बेटी को हर जगह पर सुविधाजनक बस मिल पाए, साफ सुथरी बसें मिले और सभी सुरक्षित और सम्मान पूर्वक अपने स्थान तक, गंतव्य तक पहुंचे। राठौर जी, एक आखिरी सवाल, थोड़ा तीखा सवाल है। अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो मौजूदा आतिशी जी हैं, उन्होंने केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है कि दिल्ली सरकार के पास चुनाव कराने के लिए फंड नहीं है। अब जब दिल्ली सरकार के पास चुनाव कराने के लिए फंड नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि जो फ्री की योजनाएं जो लागू की गई, उसके वजह से दिल्ली सरकार 31 साल बाद सबसे बड़े वित्तीय घाटे से जूझ रही है? या जो आप लोगों का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने घोटाला किया, उससे वित्तीय संकट खड़ा हुआ है, आप क्या मानते हैं? फ्री बी ने नुकसान किया, वित्तीय घाटे की वजह पैदा की, या अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जो हर योजना में भ्रष्टाचार किया, उसके वजह से वित्तीय घाटा आया है सामने? देखिए, लोगों को योजना में लाभान्वित करने से अगर घाटा होता तो कोरोना महामारी के टाइम से ही भारत सरकार ने तमाम गरीब लोगों के लिए राशन मुफ्त देने की योजना बनाई थी और आज तक वो दे रहे हैं। तो कोई भारत सरकार तो कहीं घाटे में गई नहीं। भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर फ्री दे करके किया, तो वो योजना तो कोई भारत सरकार घाटे में गई नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री का नाम रख करके जो 10 रुपया दे के रेवड़ी की तरह, रेवड़ी जिसको जैसे वो कर रहे हैं, 10 रुपया के रेवड़ी लोगों को दे करके और वो रेवड़ी का पूरा कट्टा गायब कर दे रहे हैं, तो उस कट्टे से गोदाम खाली हो रहा है, ना कि 10 रुपया की रेवड़ी बांटने से। तो लोगों को फ्री योजना देने से घाटा नहीं हो रहा है, घाटा ये हो रहा है कि उन योजनाओं का जो सामने मुखौटा बना करके और तमाम घोटाला, जैसे डीटीसी बसों में अगर दिन भर में 100 बहनों ने सफर किया तो 100 ही पर्ची कटनी चाहिए, लेकिन कंडक्टर क्या करता है, अपना कोटा पूरा करने के लिए वो 400 टिकट फाड़ता है। 400 टिकट में 100 टिकट दिए, 300 का घोटाला होता है और सरकार उन 400 बसों का, उन 400 टिकटों का पैसा पे करती है। और पैसा पे करती है तो उसमें इनके अपने लाइजनर लोग लगे हुए हैं, तो उसमें इनका तय है कि जो 300 फालतू जाएंगे उसमें 100 तेरे को मिल जाएंगे और 300 दिल्ली सरकार में जो बैठे मंत्री हैं वो इसका घोटाला कर जाएंगे। तो ये जब 300 टिकट ऐसे फालतू की सवारी दिखाई जाएंगी तो 3 गुना ज्यादा, यानी 75% का जो घोटाला हो रहा है, वो 25% से घाटा नहीं हो रहा है, वो 75% का जो घोटाला किया जा रहा है उससे दिल्ली घाटे में चली गई और दिल्ली बर्बादी पर है। और अगर आज उनके पास चुनाव कराने का पैसा नहीं, तो ये बताएं फिर आगे 5 साल सरकार कैसे चलाएंगे? और जिसके पास आगे व्यवस्था ही नहीं है, योजना ही नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो उनको क्यों आगे दिल्ली को और बर्बाद करने के लिए सत्ता में शामिल किया जाए? और जहां तक है मुख्यमंत्री इस समय जो है, उन्हें जानता कौन है, उन्हें मान कौन रहा है? उनकी पार्टी के लोग नहीं मानते। आप उनके होर्डिंग बोर्ड पोस्टर देख लीजिए, उनका कहीं फोटो ही नहीं आता। मुख्यमंत्री नहीं मानते, उन्होंने तो कहा है कि मैं खड़ाऊ रख के शासन कर रही हूँ। एक दिल्ली में या किसी भी राज्य में एक जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, क्या वो ये कह सकता है बगल में, मुख्यमंत्री के बगल में एक कुर्सी राष्ट्रीय संयोजक के लिए खाली कर दी गई? क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है? दूसरा सवाल कि क्या जो आप भी निगम पार्षद रह चुके हैं, आपको जनता ने वोट दिया, आपने जनता को जन सुविधाएं दी, तो जन सुविधाओं को रेवड़ी कहना क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो सबसे पहले ये कहना कि हम खड़ाऊ को रख करके, तो आप हमारे सनातन धर्म की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। क्या केजरीवाल जी राम जैसे हो सकते हैं? वो वनवास गए थे राजपाट छोड़ करके, और तब भरत जी ने संकल्प लिया था कि मेरा ऐसा भाई जिसको राजपाट राजकुमार बनाया जा रहा था, और उन्होंने माता पिता की बात को मान करके और अपना इस गद्दी को त्याग दिया और वन को चले गए। इसलिए उस श्रद्धा भाव के साथ उन्होंने उनकी खड़ाई को उन्होंने श्रद्धा से रखा। और दूसरी बात, इनका जहां पर है, तो इनको जिन्होंने इसको राम मान करके कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार बेईमानी करके जेल में रह जा करके और वहां से आकर के, तो ये तो केवल एक चापलूसी की जा रही है, एक चमचागिरी का, ये श्रद्धा नहीं है, एक चापलूसियत है। चापलूसियत को खड़ाऊ से जोड़ करके, खड़ाऊ एक श्रद्धा का भाव है हम सबका। मुझे लग रहा है उन्हें इस बार, क्योंकि वो कम्युनिस्ट विचारधारा से है, उन्हें क्या मालूम सनातन का मतलब क्या होता है, सम्मान क्या होता है। इसलिए ये जनता को इस बात की भी नाराजगी है कि आप हमारे धर्म को, आप हमारे सनातन को, हमारे राम को, हमारे उनको आदर्शों को आप जो है ना गलत तरीके से रख रहे हैं, जो कि अन्यायपूर्ण है। ये थे हमारे साथ गुलाब सिंह राठौर जी, जिनके साथ हमने रेवड़ी पे चर्चा पे काफी लंबी बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राठौर साहब, आप हमारे हल्ला बोल में जुड़े। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग बेहतरी से जनता की आवाज को उठा रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से उसको उठवा रहे हैं और सत्यता को सामने लाने का प्रयास करते हैं। मेरी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।